करनी पड़ती हैं अपने हिस्से की यात्राएं स्वयं ही। करनी पड़ती हैं अपने हिस्से की यात्राएं स्वयं ही। हर हमराही हम सफ़र बने ये ज़रूरी तो नहीं। हर हमराही हम सफ़र बने ज़रूरी तो नहीं। नमस्कार, साहित्यिक टॉक विद गरिमा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस पटल पर प्रत्येक रविवार मैं गरिमा भाटी हाजिर होती हूँ एक जाने माने साहित्यकार के साथ, जिनके साथ हम चर्चा करते हैं उनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में। और आज अपनी साहित्यिक यात्रा की चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो महान साहित्यकार जुड़े हुए हैं वे जयपुर से हैं। भारतीय रिजर्व बैंक जयपुर से सेवानिवृत्त हैं। इन्हें गीत कविताएं लिखने और पढ़ने का शौक़ है, उन्हें गाते भी हैं। आध्यात्मिक चीज़ों में इनकी रुचि भी है और अपने घर में ही श्री योग विहद हनुमान जी और माता गायत्री का एक सुंदर मंदिर इन्होंने बनाया हुआ है। साथ में चित्रकारी, पेंटिंग, स्केचिंग भी करते हैं। फोटोग्राफी का इन्हें बहुत शौक़ है। गीता पढ़ते भी हैं, लोगों को पढ़ाते हैं और उन्हें पढ़ने के लिए भी प्रेरित करते हैं। टाइम बैंक ऑफ इंडिया में सक्रिय सदस्य हैं। बुजुर्ग और सीनियर सिटीजन्स की देखभाल कर अपना समय जो है हमारे समाज के लिए, उनके कल्याण के लिए डोनेट करते हैं। साथ ही अंगदान, रक्तदान, देहदान के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं और पिछले 5 सालों से 1 लाख पेड़ पौधे लगाने के मिशन पर हैं और उनमें से काफ़ी कुछ लगा भी चुके हैं। साथ ही इनका लेखन का जो सफ़र है वो जारी है। इनकी कृतियाँ भी प्रकाशित हो चुकी हैं और जो भी चीज़ें हैं हम इनके श्रीमुख से ही जानेंगे आगे की चर्चा में। तो सबसे पहले मैं सुनील आनंद जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे मंच पर। आज आप आए और हमारे मंच पर जो है मंच की शोभा में 4 चांद लगा दिए और साथ ही अपनी साहित्यिक यात्रा की चर्चा करके हमें जो है ये अनुग्रहित करने वाले हैं, हमें जो है इतना ज्ञान देने वाले हैं। उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपका फिर से मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। जी, प्रणाम सभी को और इस सुंदर कार्यक्रम के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। मैं तो आप जैसे ही एक साधारण इंसान हूं और इस यात्रा के दौरान मैंने बहुत अपने जीवन में अनुभव किए, उन्हीं को ही गीत कविता में मैंने ढाला है। बिल्कुल। मुझे लगता है जो भी कवि या लेखक जो बनता है वो बिल्कुल एक संवेदनशील व्यक्ति होता है। जो कुछ भी अपने चारों ओर अनुभव करता है, देखता है, सुनता है, वही एक शब्दों के मोती के रूप में पिरोकर एक हार, सुंदर हार का निर्माण कर देता है। और जी अब आपकी साहित्यिक यात्रा की चर्चा जो है हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो मैं हमेशा सबसे जानती हूँ, ये मेरी एक अंदर से मुझे एक इच्छा होती है कि मैं जानना चाहूँ, क्या बचपन से ही आप साहित्य में रुचि रखते रहे? बचपन से ही आपको लिखने पढ़ने का शौक रहा? जी, मेरा बचपन से ही पढ़ने लिखने का शौक रहा और इसके पीछे हमारे जो प्रेरणा के स्रोत थे वो हमारे एक अंकल थे, चाचा जी, जी जो आगरा में रहते थे पर अक्सर जयपुर आते थे। तो वो पत्रिकाओं में लिखते थे और लिखते क्या थे, वो हमारे नाम से उसमें छापते थे जी और हम हमारे को पत्रिकाएं लाके देते थे कि देखो आपके नाम से ये छपा है। तो हमें लगता था भाई हमने तो लिखा नहीं है। जी। तो इन्होंने हमें नाम दिया तो हमें प्रेरणा मिली कि हम खुद लिखें, स्वयं लिखें। बिल्कुल। और धीरे धीरे ये यात्रा फिर बढ़ती रही। और जैसा कि आपने बताया कि मैं पिछले 50 सालों से इस लेखन कार्य के क्षेत्र में लगा हुआ हूं और जी इसी दौरान मैंने कई भाषाएं सीखी। जी क्योंकि मेरा जो निवास स्थान है उसके सामने ही राजस्थान विश्वविद्यालय है जी और रिजर्व बैंक में रहते हुए मैंने लॉ किया, प्रोफेशनल LLM किया, जर्मन जी भाषा सीखी, फ्रेंच भाषा सीखी। जी अभी पिछले 3 सालों से मैं गीता पढ़ रहा हूँ जी और लोगों को प्रेरित भी कर रहा हूँ, पढ़ाने की कोशिश भी करता हूँ। जी जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आध्यात्मिकता में आपकी बेहद रुचि है और जैसा कि आपने बताया कि आपके चाचा जी जो हैं उनसे आपको प्रेरणा मिली, वो आपके नाम पर लिखकर प्रकाशित करवाते थे। तो जी। पहली रचना आपने स्वयं कब लिखी? हाँ, ये आपने बहुत ही समसामयिक प्रश्न पूछा। दरअसल मैं जब अपने कॉलेज के दिनों में कॉलेज में था तो वहाँ कई कंपटीशन होते थे। जी तो मैंने एक कविता या गीत जो भी आप कहें वो लिखा मैंने जी और उसका शीर्षक दिया खंडहर ही खंडहर।
ये जी। बहुत पुरानी मेरी रचना है, कुछ पंक्तियां याद है, अभी मेरे पास में वो अवेलेबल नहीं है। जी। और वो दरअसल क्या था कि उसमें ये भाव था कि किसी अन्य शहर से या गांव से जब एक व्यक्ति अन्य शहर या बड़े महानगर में जाता है, जी। तो उसके साथ में कैसा अनुभव घटता है। वो जी। किसी से पूछना चाहता है, पर यहाँ भीड़ भड़क्का और व्यस्तताओं और आपाधापी के बीच में कोई उसकी मदद करता नहीं है, तो उसको जो भाव निकलते हैं, उसको लगता है शायद मैं खंडहर में आ गया, जहां पर बिल्कुल। सारा ही कुछ बिखरा हुआ है, कोई बताने को तैयार नहीं है। तो बिल्कुल। इस तरह से मेरी वो पहली रचना थी जिसमें मुझे कई प्राइज भी मिले मेरे को बहुत कॉलेज के बढ़िया। दिनों में, और आकाशवाणी जयपुर से मैंने वो रचनाएं अपनी स्वरचित रचनाओं को मैंने पढ़ा वहां पे आकाशवाणी जयपुर में। बहुत बढ़िया। बहुत आपने विषय भी बहुत ही अच्छा चुना। और बिल्कुल एक बाहर से कोई व्यक्ति दूसरे शहर में आके बसता है तो इस तरह की भावनाएं आना बिल्कुल स्वाभाविक है। तो आप जी। जो है बैंक में कार्यरत रहे, साथ में आपने एलएलबी और अपनी जो आगे की पढ़ाई है वो सब भी की, अलग अलग भाषाएं सीखी आपने, जर्मन, फ्रेंच, और उसमें कविता लेखन भी किया। तो कभी परिवार को शिकायत नहीं रही कि अपना समय जो है आपने, उनका जो समय है वो आपने यहाँ इन सब चीज़ों को भी दिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मेरे परिवार में सभी बहुत ही ऊंचे पदों से सेवानिवृत्त हुए। मेरी पत्नी अभी रिटायर हुई है साल भर पहले प्रिंसिपल के पद अरे से। वाह! अरे और वाह! उन्होंने भी 4-5 भाषाओं में अपना एमए, बीएड और साइंस और हिंदी में एमए वगैरह कर रखा है, तो वो खुद ही पढ़ाई लिखाई में रुचि रखती हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल। जहां तक मेरा सवाल पिताजी का है, तो पिताजी इंडियन अकाउंट्स ऑडिट सर्विस से रिटायर हुए थे। उन्हें उन्होंने 15 पुस्तकें निकाली, हुँ। और वो तो मुझे प्रेरित करते थे कि बेटा आप छपाओ। तो मैं कहता था ये मैं स्वांत्य सुखाई के लिए लिखता हूँ, छापने छपाने का तो देखो अब धीरे धीरे लोगों में शौक कम हो रहा है पढ़ने का। बिल्कुल, तो बिल्कुल। पुस्तकें पढ़ने में लोगों की रुचि कम है। हुँ। मैं अपने मित्रों को मंचों से या अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, तो अधिकतर लोगों को मैं संवाद के जरिए अपनी बात कह पाता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। कहीं न कहीं इसका कारण जो हमारी टेक्नोलॉजी है बढ़ती हुई, बुक्स के प्रति जी। रुझान जो है उसकी वजह से कम हो रहा है, क्योंकि जी। ऑनलाइन चीज़ें इतनी अवेलेबल हो जाती हैं तो लोग किताबें खरीद कर पढ़ना जो है वो ज़रूरी नहीं समझते। उनके लिए ये चीज़ उतनी ज़रूरी नहीं है। और एक और दुर्गति हम साहित्य की देखते हैं कि जब भी बुक फेयर या कुछ भी लगते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर हिंदी साहित्य की तरफ कोई लोगों का रुझान नहीं है। और जब भी बुक्स की बात आती है, अगर आपकी अपनी पुस्तक है तो आपकी जानकारी चाहेंगे कि उनको फ्री में दे दें लोग। जो बुक है खरीद कर कोई नहीं पढ़ना चाहता। तो ये सच में जी। जी। ये जो है बिल्कुल एक बहुत बड़ी गिरावट है हमारे साहित्य के लिए। तो आप जैसे बैंक के आपने बैंक में काम किया, तो हम सभी जानते हैं कि एक बहुत अच्छा खासा समय जो है वहाँ पर चाहिए होता है, बहुत व्यस्तताएं होती हैं, और आपने पढ़ाई भी की। तो इन सब चीज़ों के साथ आपने लेखन किस तरह से मैनेज किया? जी। दरअसल शुरुआत जब बैंकिंग हमारे उसमें हुई, रिजर्व बैंक में मेरी नौकरी लगी, जी। तो शुरुआत में हमारी छुट्टी प्रतिदिन करीब करीब 12:30-1 बजे हो जाती थी। हमें कुछ लिमिटेड नोट्स के पैकेट गिनने होते थे, जी। और वो जनरली 12-1-2 बजे के बाद छुट्टी हो जाती थी ऑफिशियली। और हम उसके बाद में अपना अध्ययन अध्यापन कुछ भी कर सकते थे, जी। और अपने रुचि अनुसार आगे अपनी पढ़ाई भी जारी रख सकते थे। तो मेरे पास में समय की कोई कमी नहीं रही। जी। तो बहुत ही अच्छी बात है कि समय जो है वो आपको भरपूर मिला। और लेखन की प्रेरणा आपको आपके चाचा जी से, जैसा आपने बताया, आपको मिली ही। तो अब हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आपकी मधुर आवाज़ में आपकी एक रचना जो है वो सुनने को मिले। जी। मेरी अभी रिसेंट एक पुस्तक छपी है जी। जिसका नाम है अजस्त्र बहते मन मोती। बहुत खूब। इसी इसी शीर्षक पे ही मैंने इसमें गीत लिखा है। पहली मेरी रचना इसमें यही है, तो मैं आपको यही प्रस्तुत करता हूं। जी। दरअसल क्या है, हमारे मन में एक वैज्ञानिक शोध के हिसाब से 60 से 80 हजार विचार हमारे प्रतिदिन मन में आते हैं। जी। विचार, जी। यदि हम आध्यात्मिक हैं, सकारात्मक सोचते हैं, अच्छी बातें में रहते हैं, तो वो विचार पॉजिटिव उसमें ऊर्जा में रहते हैं हमारे। बिल्कुल। और यदि हमारा मन या दुखी है या नेगेटिव विचार हैं या कोई परेशानी है, तो नेगेटिविटी बढ़ती है, और उससे हमारे को किसी भी तरह का व्यवधान भी हमारे जीवन में आता है। जी। तो चूंकि मैं आध्यात्मिक रुचि रखता हूं,
बचपन से ही मेरे को गायत्री माता और माता पिता के संस्कार ऐसे मिले। और जिस मैं विद्यालय में पढ़ा, उस विद्यालय में बचपन से ही हमारे को संस्कृत के श्लोक वगैरह, गीता पढ़ने का मौका मिलता था, वहां बचपन में ही सिखाए जाते थे। बिल्कुल। तो मैंने ये जो गीत लिखा, इसका शीर्षक रखा अजस्त्र बहते मन मोती। तो जी, प्रस्तुत है ये गीत। स्वागत है। मिले अजस्त्र बहते मन मोती, जब लगाऊं डुबकी गहरे अंतर मन में, और समेट लाऊं नायाब गौहर हीरे, जो भर दे खुशियां तन मन जीवन में। मिले अजस्त्र बहते मन मोती, जब लगाऊं डुबकी गहरे अंतर मन में। खिले तन मन जीवन बगिया, जब स्वयं से करूं मुलाकात यहाँ पे, और चलूं बांटता प्रेम आनंद प्यार, नित फूटे मन में नव को पुले हजार। मिले अजस्त्र बहते मन मोती, जब लगाऊं डुबकी गहरे अंतर मन में। नीले गगन की छांव में नित भरता चलूं ऊंची परवाज। नीले गगन की छांव में नित भरता चलूं ऊंची परवाज। और मिले जो भी यहाँ मित्र सगे संबंधी, उन संग करूं खुशी से किल्लोल आवाज। मिले अजस्त्र बहते मन मोती, जब लगाऊं डुबकी गहरे अंतर मन में। पीले पीले फूल देख मुस्काऊं, तरंगित उमंगित तबीयत हो जाए। और चलूं छेड़ता राग मल्हार हर्षाए, अब चला जीवन आए बसंत खिलखिलाए। मिले अजस्त्र बहते मन मोती, जब लगाऊं डुबकी गहरे अंतर मन में। इसका अंतिम बंद है। हौले हौले मन अजस्त्र सागर, नवीन रूप में आगे बढ़ता चले लुभाए। हौले हौले मन अजस्त्र सागर, नवीन रूप में आगे बढ़ता चले लुभाए। और विचार श्रृंखलाएं ढल के गीत काव्य में, मन को स्वांते सुखाए का एहसास कराए। मिले अजस्त्र बहते मन मोती, जब लगाऊं डुबकी गहरे अंतर मन में। और समेट लाऊं नायाब गौहर हीरे, जो भर दे खुशियां तन मन जीवन में। जी बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत। और मुझे लगता है ये हर किसी के एक मन की एक बात है। और जैसा कि आपने कहा ही है कि हमारे मन में जो जितने भी उभरते विचार हैं, प्रतिदिन हम इतने सारे विचारों से घिरे रहते हैं, और ये हम पर ही निर्भर करता है कि सकारात्मक है या नकारात्मक है। तो कविताएं जो जी भी हैं उससे जन्म लेती हैं। बहुत ही सुंदर लेखन, बहुत प्यारा आप लिखते हैं, उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको।
तो अगला प्रश्न जो है उसकी ओर हम बढ़ते हैं। लेखन के साथ साथ, जैसा कि आपके परिचय में भी मैंने बताया, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि लेखन के साथ साथ आपको और क्या क्या करना पसंद है? हाँ, मेरा बचपन से ही पेंटिंग, ड्राइंग, स्केचिंग, ये तीन विधाओं में मैंने अपने समय का बहुत सदुपयोग किया। ऑयल पेंटिंग बनाई, जी। सामने कोई व्यक्ति बैठा उसका स्केचिंग किया, जी। और पेंटिंग और फोटोग्राफी। फिर मेरा इसका अगला स्टेप था फोटोग्राफी। जी। मेरे पास में दुनिया के सभी बेहतरीन कैमरे मैंने परचेज किए। अरे वाह। स्वयं ही सीखा, मैं कहीं मैं कोई क्लास अटेंड नहीं करी, बुक से पढ़ा, अपने सीनियर दोस्तों से सीखा। और समय के साथ साथ चलते चलते बहुत सारे फोटोग्राफ्स मेरे इस कमरे में या पूरे मेरे घर में सब जगह बड़े बड़े फोटोग्राफ्स हैं, वो सब मेरे द्वारा खींचे बनाए हुए हैं। बहुत। और पेंटिंग जो है वो पिछले 40-50 साल पहले जब मैं करता था, तो आज भी वो पेंटिंग ऐसी की ऐसी है जैसे लगता है कि कल ही की हो मैंने। और उसमें खास बात यह है कि जो विचार, जो पेंटिंग मैं बनाने बैठा, उसको जब तक पूरी नहीं कर ली तब तक मैंने भोजन प्रसादी ग्रहण नहीं किया। एक ही स्ट्रोक में मैंने उसको पूरा बनाया। बहुत खूब। खास बात ये रही। बिल्कुल, ये हमारी जो है विल पावर और कुछ कार्य करने की जो एक ललक होती है, ये हमें जी। नित नया करने के लिए प्रेरित करती है। तो पेंटिंग और जो है फोटोग्राफी, दोनों का ही आपको बहुत शौक रहा है। इसके साथ ही आपने एक संकल्प लिया हुआ है पौधे लगाने का, तो उसके बारे जी। में भी जी। हम चाहेंगे कि आप लोगों को कुछ कहें। जी। ये पौधे लगाने का जो शौक है बचपन से ही है। मेरी माताजी को घर में हमारे काफी बड़ा बाग बगीचा है। और मेरे जयपुर में, जैसा आपने बताया, मैंने एक मंदिर की स्थापना की थी, बैंक में रहते हुए की थी। जी। बाद में वहां पे हनुमान जी की मूर्ति लगाई, तो वो पूरा मंदिर में दुनिया भर के बेहतरीन जो पेड़ होते हैं, चाहे वो फलदार फलदार वृक्ष हों, चाहे फूल के हों, तो वहां पे पूरा एक ऐसा लगता है जैसे छोटा सा कोई कानन उपवन सा मैंने उसको बनाया है। ऐसे ही मेरा निवास स्थान जहां मैं रह रहा हूं अभी, जी। तो सभी तरह के पेड़ पौधों को बचपन से ही लगाते देखने का मौका मिला माताजी के। तो अधिकतर पेड़ क्या होते हैं, हम बरसात के दिनों में इसको तैयार करते हैं, जी। कलमों से तैयार हो जाते हैं, कहीं से परचेज करने की जरूरत नहीं है। कोई एक आध पेड़ होता है जो बाजार से लेके आना पड़ता है। जी। फिर उन्हीं पेड़ों को डेवलप करके हमारे मित्र के, पड़ोसियों के, संबंधियों के घरों में आम के, आपके इसके एक आता है ब्रह्म कमल। ब्रह्म कमल होता है जो केदारनाथ और बद्रीनाथ में ऊपर की तरफ होता है। जी। वो यहाँ पे उसका डिफाइन थोड़ा सा अलग है रूप। उसमें अब फूल आने वाले हैं घर में, तो वो विशाल एक वृक्ष की तरह हो जाता है कलम से ही। वाह। तो इस बार मैंने बरसात के दिनों में ब्रह्म कमल लगाया। उसमें इतना बड़ा फूल आता है सफेद रंग का, जिसमें पीले पीले उसमें फुनके होते हैं, और हजारों लाखों की तादाद में मधुमक्खियां आती हैं उस पे, और इतनी खुशबू होती है। अरे वाह। और वो केदारनाथ में जो पूजा होती है शिव जी की, उस पे वो ब्रह्मताल जो है ऊपर से वहां से पौधों में से लाया जाता है फूल, और उन्हीं उन्हीं पूजो फूलों से पूजा की जाती है वहां पे। बहुत खूब। बहुत बढ़िया आप जी। कार्य कर रहे हैं। तो लगभग कितने पौधे आप अभी तक लगा चुके हैं? तो इसका मैं कोई ऐसे गिनती नहीं रखता हूं, पर इस बार मैंने बरसात के दिनों में हमारे आस पड़ोस में 20-25 किलोमीटर में जो भी मेरे मित्र परिचित, जो सगे संबंधी जो भी हैं, और स्कूलों के अंदर भी, यहाँ के जो प्रतिष्ठित स्कूल हैं, वहां भी फंक्शन होते हैं तो हम वहां भी पेड़ पौधे लगाते हैं। तो ये एक ग्रुप बना हुआ है, तो उनके साथ में जुड़ा हूँ। बाकी ये 1 लाख का तो मेरा अपना व्यक्तिगत है कि भाई 1 लाख तो मुझे स्वयं को लगाना है अपने जीवन काल में। तो जी। पिछले 5 सालों में मेरी यात्रा जो चल रही है, वो पिछले 5 सालों से चल रही है ये लगाने की, और मैं अभी तक हजारों की तादाद में लगा चुका। जी। और गिनती मैं इसलिए नहीं करता कि ये 1 लाख से ज्यादा भी हो जाए तो और अच्छी बात है। मेरा मानना यह है, जब तक जीवन है, हमारे शरीर में प्राण है, तो हम प्रकृति में जुड़े रहें और उसके प्रति जो सेवा का भाव है वो करते रहें। जी। और भी लोगों को प्रेरणा देते हैं कि भाई अपने आसपास लगाओ, बाहर लगाओ, जहां भी आपको स्थान मिले। क्योंकि एक वृक्ष मात्र एक ऐसा वो है जो कि जीवंत देव देवताएं जो होती हैं, उनमें वो सिद्धियां सी होती हैं। तो आप यदि वृक्षों से दोस्ती करेंगे तो कभी तो कोई आपको बीमारी नहीं होगी। सबसे पहली बात, बिल्कुल। आपके विचारों में सकारात्मकता भरी रहेगी, और बिल्कुल। उससे मिलने वाले असंख्य लाभ, जी। मैंने शब्द यूज किया असंख्य। हमारे आसपास प्रकृति जो है हमको इतना देती है, पर चूंकि हमें वो ज्ञान नहीं है,
तो इसलिए अब जैसे मुझे माउंटेनियरिंग का शौक है, हमारा ग्रुप गया पहाड़ों पे, और वहां पे घने जंगलों में से जब पहाड़ों को पार करता जा रहा था तो हमारे एक मित्र के कोई किसी कीट ने उनको काट लिया। जी। तो नियम ये कहता है प्रकृति का कि जहां काटा है वहीं का जो वृक्ष है बगल वाला, उसकी पत्ती तोड़ के लगा दी मैंने तुरंत, ये मुझे पता था। अच्छा। आप देखो सेकंड्स के अंदर उसका वो जो जलन थी या दर्द था वो खत्म हो गया। तो ये सब प्रकृति और जड़ी बूटियों से जुड़ने का फायदा है। बहुत खूब, बहुत अच्छी बातें आपने बताई। और मुझे जी लगता है प्रकृति आजकल की जो हमारे मानव जीवन में जो इतनी सारी जटिलताएं बढ़ रही हैं, कि चाहे हम इन्हें समय की व्यस्तताओं का नाम दें, हम अपनी जो तकनीकी चीज़ों में, हम मोबाइल में घुसे हुए हैं, टीवी में लगे रहते हैं, बाहर बच्चे खेलते नहीं हैं, कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं रही हैं। तो ऐसे में डिप्रेशन हम कह सकते हैं, अनिद्रा जिसे कहते हैं, तनाव है हमें, ये सब जो चीज़ें आजकल हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं इसका मुख्य कारण है कि हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल। इन सब का इलाज कहीं ना कहीं दवाइयों में ना होकर के प्रकृति ही है। हम उसके जितना करीब जाएंगे, इनके इलाज की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बिल्कुल मैं, हमारे जो दर्शक इस समय देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगी कि रोज़ सुबह शाम जितना समय हो सके पार्क में टहलें, प्रकृति के पास जाएं, पौधे लगाएं। बहुत ही खूबसूरत सा जो एक विचार है जो सुनील जी लेकर चल रहे हैं पौधे लगाने का, और मुझे लगता है कि हम सबको भी उससे प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने जीवन में हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा जो पौधे जो हैं वो लगाने चाहिए। और यहाँ एक बात मैं आपको शेयर करना चाहूंगा जी जी जी, स्वागत है। कि जो बड़े बड़े विशाल वृक्ष होते हैं जी उनके तनों को जी हम पकड़ें अपने दोनों हाथों से, और ऊपर देखें, जितना ऊंचा आप देख सकते हैं वृक्ष की हाइट तक, जी। और फिर उस वृक्ष के प्रति अपने उद्गार प्रकट करें मित्रता के, हम्म और उसको सहलाएं अपने हथेलियों से। तो हम्म। ये क्या है, आपकी हथेली में जो विभिन्न प्रकार के आपकी रेखाएं हैं या वो हैं, उनसे आप जब करोगे तो उससे एक्यूप्रेशर होगा आपका हाँ, बॉडी में, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आपको पहली बात तो कोई बीमारी नहीं होगी कि प्रकृति से जुड़ोगे, और यदि कोई है छोटा मोटा तो वो डेली करने से आप में ऊर्जा आएगी, उमंग आएंगे, वो सारे दूर हो जाएंगे। मेरी अभी 65 साल आयु हुई है, मैं 18 घंटे काम करता हूँ, 3:30 बजे उठ जाता हूँ मैं, साढ़े अरे तीन वाह, बजे वाह। एक टाइम भोजन करता हूँ, एक टाइम भोजन करता हूँ, और लिखने पढ़ने, बागवानी और मित्रता बनाने। आज ही मैं सुबह से अभी गया हुआ था रक्तदान के कैंप में। जी यहाँ बगल में हमारे घर के पास में एक रक्तदान का कैंप था, उसमें मेरी भागीदारी थी, तो मैं वहां चला गया था। अभी कुछ देर पहले ही आया हूँ वहां से। जी। जी बहुत खूब। बिल्कुल मुझे लगता है आपका जीवन, जो हम जैसे युवा हैं, जो मुझे लगता है समय से पहले ही बूढ़े हो रहे हैं, हम लोगों को एक कहते हैं ना 30 साल में ही बुढ़ापा आने लगा है। बिल्कुल आपसे प्रेरणा लेनी चाहिए। और कहीं ना कहीं हम जो है जितना आगे बढ़ रहे हैं, प्रकृति से जितना दूर हो रहे हैं, हमारे जीवन की जटिलताएं भी उतनी बढ़ती ही जा रही हैं। बिल्कुल। तो अब हम आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आपकी जो रचनाएं हैं वो मुख्यतः किन विषयों पर आधारित रहती है? आप किन किन विषयों पर लिखना पसंद करते हैं? मेरा मुख्य जो विषय है, वैसे तो सभी विषयों पे लिखता हूं मैं, सभी में जी मेरे को आप कोई भी शब्द देंगे तो मैं तुरंत बना दूंगा गीत। जी बात यह है कि हर एक जो भी विषय लिखता हूं उसमें आध्यात्मिकता का पुट आता है मेरे हर एक रचना में। जी चाहे मैंने वो किसी का जन्मदिन पे लिखी हो, किसी के शुभ विवाह पे लिखी हो, जी किसी के सेवा निवृत्ति पे लिखी हो, चाहे जी मेरे प्रकृति से संबंध लिखी हो, तो उसमें हर एक में आध्यात्मिकता का पुट आएगा, यानी जी कि वो ईश्वर से जोड़ने का काम करता है। जी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है आध्यात्मिकता जो है आज के जीवन में लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। और हम जितने प्रगतिवादी होते जा रहे हैं, प्रैक्टिकल जितने होते जा रहे हैं, आध्यात्मिकता से जितना दूर होते जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में समस्याओं का एक बहुत बड़ा कारण है। आजकल लोग इतनी जल्दी हताश हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। उसका जी एक जी कारण ये भी है कि हम जी ईश्वर से, आध्यात्मिकता से दूर हैं। तो जी। अभी अगला प्रश्न भी बिल्कुल इसी से संबंधित है कि आज के समय में हमारा जो हम्म। युवा है उसके लिए साहित्य कितना ज़रूरी है? आज के समय में जो हमारे युवान हैं, जो लोग, उनके जीवन में साहित्य का बहुत बड़ा
रोल है। जी। दरअसल हमारे को सद साहित्य पढ़ने से हमारे जीवन में एक प्रेरणा मिलती है, हमारे को एक दिशा मिलती है। जी। दरअसल हम हमारे पुस्तकों को, अच्छी जो पुस्तकें हैं वो जीवंत देव प्रतिमाएं की तरह हैं। जी। यदि उनका स्वाध्याय किया जाएगा, उन्हें पढ़ा जाएगा और उनका चिंतन मनन करके जीवन में उतारने की कोशिश की जाएगी, जी। तो हमारे लक्ष्यों को हम अति शीघ्र और दृढ़ता से उसको पूरा करेंगे। तो बिल्कुल। शब्द साहित्य का हमारे जीवन में, सभी के जीवन में, युवान हो या बुजुर्ग हो, तो पुस्तकें तो सभी के जीवन में बहुत जरूरी हैं, और उसमें भी शब्द साहित्य पढ़ें और अपने जीवन को उसी के अनुसार ढालें, और कोशिश करें कि रोज कुछ सोने से पहले अच्छा कोई साहित्य की कोई रचना पढ़ें, या कोई लेख पढ़ें, या आध्यात्मिकता से भरा कोई संदेश पढ़ें, या मोटिवेशनल कोई स्पीकर्स के वो पढ़ें, ताकि सोने से हमें जब सुबह उठें तो हमारे जीवन में खुशियां हो, उमंग हो, उत्साह हो, जीवन में कुछ करने बनने की ललक हो, पैदा हो हमारे में। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। बहुत खूबसूरत आपके विचार हैं, और मुझे लगता है कि अगर हमारे इस प्रोग्राम को जितने भी दर्शक जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अगर एक भी व्यक्ति के जीवन में बदलाव आता है, तो आज का जो ये प्रोग्राम है हमारा, इसका जो उद्देश्य है वो बिल्कुल हम सफल हो जाएंगे। ये बदलाव के लिए एक छोटी सी पहल है। तो अगला प्रश्न जो है वो हमारा साहित्य से ही संबंधित है। जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि बदलाव बहुत आ गया है। अभी हमने थोड़ी देर पहले भी ये डिस्कस किया कि पुस्तकें जो है लोग खरीदना कम पसंद करते हैं, उन्हें पढ़ना कम पसंद करते हैं। कहीं ना कहीं बढ़ती जो नई टेक्नोलॉजी है वो इसका एक कारण हो सकती है। तो ऐसे में साहित्य भी बदला है, साहित्य का स्वरूप बदला है। तो साहित्य के इस बदलते स्वरूप पर आपके क्या विचार हैं? देखो, जीवन हमारा नित्य प्रतिपल प्रतिक्षण बदलता है, बिल्कुल। और यदि बदलाव नहीं है, जहां ठहराव है, वो जीवन नहीं है। कहते हैं ना, कल कल बहता जीवन है। हाँ। यदि नदिया को, झरने को देखेंगे तो जीवन में भी वही चीज है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसा है हमारा शरीर है वैसे ही ब्रह्मांड है। तो बदलना तो जीवन की एक स्वाभाविक प्रकृति है, और शब्द साहित्य या साहित्य या रूपरेखा उसकी बदल रही हैं। अब कंप्यूटर का जमाना आ गया, लैपटॉप का जमाना आ गया, लोगों को लिखने पढ़ने की रुचि कम हो गई, और एग्जाम भी सारे ऑनलाइन होते हैं, और पढ़ाई भी आजकल ऑनलाइन होने लगी। तो पुस्तकों का जहाँ तक अपनी अहमियत है वो तो देखो बरकरार है। हमें यदि किसी भी उस क्षेत्र में हमें महारत हासिल करनी है, तो हमें उस क्षेत्र की पुस्तकों को पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल। उसके लिए लाइब्रेरी में जाना पड़ेगा, या बिल्कुल। अपने घर में रखनी पड़ेंगी। अभी बिल्कुल। मेरे पास में ये मेरा जो कमरा है, यहाँ पे पुस्तकों का ढेर है, जी। और दुनिया की बेहतरीन 50 से 60 डिक्शनरी हैं मेरे पास में, जिसमें चाहे जर्मन हो, चाहे फ्रेंच हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे राजस्थानी हो। तो आपको रोज एक नया शब्द सीखना चाहिए जीवन में। बिल्कुल। बिल्कुल। उसको उसको कम से कम अपनी डायरी में लिखें, और उसके शब्द के बारे में उसका देखें, वह कैसे बना, शब्द कहाँ से आया, जी। उसका मूल स्वरूप क्या है। और बदलते समय में जो साहित्य का रूप बदल रहा है वो जरूरी है बदलना, क्योंकि हम पुरातन परंपराओं को, परिपाटियों को पीटते चले आएंगे तो उससे भी कोई हमारा हल नहीं होगा। तो हमें समय के साथ बदलना आवश्यक है। जी। जी। बहुत खूब, बिल्कुल आपने कहा, और बहुत सही कहा आपने। बदलते समय के साथ जो है बदलना ज़रूरी है। अगर बहता पानी जो है वो रुक जाए तो पानी सड़ने लगता है। तो जी। ये मानव जीवन के लिए भी बिल्कुल सटीक बैठता है, और हमें समय के साथ बदलाव ज़रूरी है। साहित्य में भी इसी तरह के बदलाव जो है वो देखने को मिलते हैं। तो इसके साथ ही हम चाहेंगे कि आपकी एक और कोई भी जो आप चाहें वो रचना हमें सुनाएं, आपकी आवाज़ में हमें सुनने को मिले। जी, मैं आपको गीता, मैं पिछले 3 साल से पढ़ रहा हूँ, तो मेरे जीवन में गीता का बहुत प्रभाव है। मैं सभी को एक विनती करना चाहूंगा जी। कि कम से कम एक श्लोक गीता का रोज पढ़े। 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं। बिल्कुल। और अपने पास में घर में सबकी गीता होती है, तो गीता में कम से कम कोशिश करें एक श्लोक को पढ़ें। समझ में नहीं आया कोई बात नहीं है, समझना कोई जरूरी नहीं है, उसको पढ़ें, धीरे धीरे रुचि जगेगी, फिर उसको आप जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर आपको अच्छा लगेगा। तो मैं गीता के अध्याय नंबर 17 का 15वां श्लोक
मैं संस्कृत में बोलूंगा तो लोगों को, बहुतों को समझ नहीं आएगा, तो मैंने वो गीत बनाया है, उसका शीर्षक दिया है वांग्मयम तप उच्यते। जी। हमार को हमारा जो भाषा है, जो हमारा तप है वो कैसा हो, तो उस पे मैंने एक गीत बनाया है, वांग्मयम तप उच्यते। ये अध्याय 17 का 15वां श्लोक है। जी। तो मैं ये गीत गा रहा हूं। चले बोलते ऐसी भाषा जो हो मधुर और कर्ण प्रिय, और कभी ना किसी का दिल दुखाए, सदैव जीतते चले यहाँ पे सभी का हृदय। चले बोलते ऐसी भाषा जो हो मधुर और कर्ण प्रिय, करे ना ऐसा कार्य जो हो किसी के लिए अहितकारी, करे ना ऐसा कार्य जो हो किसी के लिए अहितकारी, और चले देते जीवन में सत्य का साथ, सत्कर्म करते बने रहे सदा परोपकारी। चलें बोलते ऐसी भाषा जो हो मधुर और कर्ण प्रिय, कहीं ना शब्द कदापि जो किसी के अहम को ठेस पहुंचाए, कहीं ना शब्द कदापि जो किसी के अहम को ठेस पहुंचाए, और चले कराते सत्य का साक्षात्कार, स्वयं से स्वयं की मुलाकात यहाँ हो जाए। चलें बोलते ऐसी भाषा जो हो मधुर और कर्ण प्रिय, पढ़ें धर्म ग्रंथ वेद वांग्मय, तूने श्री कृष्ण की अनमोल वाणी, पढ़ें धर्म ग्रंथ वेद वांग्मय, सुने श्री कृष्ण की अनमोल वाणी, और करते चले सात्विकता संग व्यवहार, मन वचन कर्म से पहुंचाए ना किसी को हानि। चलें बोलते ऐसी भाषा जो हो मधुर और कर्ण प्रिय। इसका लास्ट का बंद है, सोचे विचारे मनन करे, नित्य करते चले वाणी का तप, सोचे विचारे मनन करे, नित्य करते चले वाणी का तप, और यहाँ पे कम बोले सुने ज्यादा, सदा करते चले श्री हरि नाम संकीर्तन जप। चलें बोलते ऐसी भाषा जो हो मधुर और कर्ण प्रिय, और कभी ना किसी का दिल दुखाए, सदैव जीतते चले यहाँ पे सभी का हृदय। जी बहुत खूब, बहुत खूब। और बिल्कुल गीता के जो भाव हैं उनको प्रदर्शित करती हुई बहुत ही सुंदर लेखनी आपने की है। बहुत सुंदर आप लिखते हैं और एक एक भाव जो है वो समझ आता है कि क्या आप लोगों को बताना चाहते हैं, क्या संदेश आप देना चाहते हैं। तो संदेश के साथ ही अगला जो प्रश्न है वो मैं हम चाहूँगी कि ऐसे बहुत सारे नए लेखक हैं
जो जिन्होंने अभी शुरू किया है। और एक बहुत ही नया एक चलन चल गया है कि लिखना उतना मुश्किल नहीं रहा है। आप 4-5 कवियों की पंक्तियाँ जोड़ें कुछ, और कट कॉपी पेस्ट का जो चलन है वो हम अक्सर देखते हैं। चोरी जो है, डिजिटल चोरी जिसे कहते हैं, वो भी अक्सर देखने में आती है। तो ऐसे में नए लेखक जो शुरू कर रहे हैं उनके लिए आप क्या संदेश, क्या टिप्स आप देना चाहेंगे? कि बहुत ही इसमें कोई बहुत ज्यादा मेहनत का, डिफिकल्ट का कोई काम नहीं है लिखना। हमें दरअसल जब हम अच्छा साहित्य पढ़ेंगे, हमारे वेद वाङ्मय धर्म ग्रंथ, हमारे जितने भी हैं वो उनको पढ़ेंगे, अच्छा साहित्य पढ़ेंगे, तो विचारों का उद्वेलन अपने मन में, अपने विचारों में हमेशा होता रहता है। जी। बस जहां तक अच्छे सही शब्द को पकड़ना है, तो वो हमारे को रोज भाषा जब सीखेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, तो उससे भाषा का विकास होगा, स्वयं का भी विकास होगा। तो जो नए लेखक हैं, नए साथी हैं, युवा साथी हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि आप अपने जीवन में सुख दुख, कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करिए, कोई हारा है, कोई जीता है, कोई भी घटना घटे, उसको अपनी डायरी में लिखें। सबसे पहले तो उस घटना को लिखें। रोज एक नियम बना लें कि भाई मुझे 10 मिनट, एक दिन भर का जो मुझे विशेष प्रकरण है वो लिखना है। जी। उसको लिखने के बाद में गद्य में, पद्य में धीरे धीरे आप अभ्यास करेंगे, आपको लिखना आ जाएगा। और यदि आपको लगता है कि भाई मुझे नहीं आ रहा है, तो आप जो हमारे प्रसिद्ध जो कवि हुए हैं, लेखक हुए हैं, उनकी रचनाएं पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको वहां से क्लू भी मिलेगा। कोई आपको वहां से इस तरह का आपको मिलेगा कि ताकि आपको लिखने में आपको पता पड़े कि कैसे लिखा जाता है, जी। कौन से शब्द को इसमें देखा जाता है, लिखा जाता है, बोला जाता है। जी। अच्छा, दूसरी बात, जो भी आप लिखें उसे एक बार अवश्य जोर से पढ़ने की कोशिश करें। जी। मैं स्वयं जब लिखता हूं तो मैं उसको 5-6 बार पढ़ता हूं, गाता हूं, तो उससे क्या है, वो मंझता है, सुधरता है, उसमें बिल्कुल। लय आती है, गति आती है। बिल्कुल। ऐसा है जैसा जैसे हम उसको धीरे धीरे देखते हैं तो हमें शब्दों का सही पता पड़ता है, कहीं गलत भी आ गया तो हम उसको सही करते हैं। तो जैसे जैसे आप इसमें आगे बढ़ेंगे तो आपको स्वयं अपने कमियां नजर आएंगी, तो उसको ठीक करते चलिए। तो लिखना बहुत आसान है, बस उसके लिए है कि डेली प्रैक्टिस में आपको लाना पड़ेगा। जी। बहुत खूब और बहुत अच्छी बातें आपने कही हैं, और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो नए लेखक हैं, उभरते लेखक हैं, वो ज़रूर इससे कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो अगला प्रश्न जो है वो हम आपकी साहित्यिक यात्रा से संबंधित ही पूछेंगे कि अभी तक आपके जो भी आपने लेखन किया, तो इस पूरी यात्रा में आपने किन चुनौतियों का सामना किया? क्या चीज़ ऐसी रही जो आपने चुनौती के रूप में देखी? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। और चुनौती का जहां तक सवाल है, हमारे जो इर्द गिर्द हमारे जो मित्र मंडली होती है, जी। सबसे पहले हमारे श्रोता भी वही होते हैं, सबसे पहले मजाक करने वाले वो लोग भी वही होते हैं। जी। तो जैसे मैंने आपको बताया, बैंक में हमारा काम कुछ लिमिटेड पैकेट्स गिनने होते थे, 1 से लेके 100 तक के पैकेट को 20 संख्या में, 25 संख्या में, तो उनको गिना, बैठ गए, जब तक सबका काम खत्म होता तो छुट्टी एक साथ होती। तो उस दौरान जब खाली समय होता तो वहां पे जो छोटी छोटी पर्चियां होती थी, उस पे जो भी विचार आया उसको लिख लिया। जी। तो बगल वाले ने कहा यार दिखाओ क्या लिखा है। अब उसको दिखाया तो उसने दूसरे को बताया। अब दरअसल क्या है, जो आदमी लिखना पढ़ना जानता है और जो लिखते पढ़ते नहीं है, तो वो दूसरे में त्रुटि निकालते हैं। तो बोले यार ये तो तैने गलत लिखा है, इसको ऐसे लिख। मैंने कहा भाई ठीक है, आप सुधार कर दो। भाई आपने एक पेंटिंग बनाई और कहीं रख दी कि भाई इसमें जो जो कमियां हो वो सुधार दें, तो उसमें क्या होगा कि पेंटिंग वो दिन भर में हजारों लोग आएंगे, उसमें निशान लगा देंगे और पेंटिंग ही खराब हो जाएगी। दरअसल नया सृजन करना आसान काम उनके लिए नहीं है जो नहीं करते हैं, है ना। और जो उसमें त्रुटि निकालते हैं वो बड़ा आसानी से कह सकते हैं कि साहब इसमें ये कमी है। अरे भाई कमी है तो उसका सुधार भी तो बताओ आप। बिल्कुल। तो बिल्कुल। दरअसल हमारे जो इर्द गिर्द हमारा जो वातावरण होता है, हमारे लोग होते हैं, मित्र होते हैं, परिचित होते हैं, वो हमारे में कमियां निकालते हैं, हम पे हंसते हैं बिल्कुल। और हम पे जोक करते हैं। यदि आप उस माहौल से निकल गए, उस नकारात्मकता से आपने उनको अच्छा माना कि चलो अच्छी बात है, इसने भी कुछ बताया तो इसमें भी कुछ पॉजिटिविटी होगी, और अच्छा विचार लेके आप बढ़ो आगे। तो आज वही मित्र मेरे आते हैं और कहते हैं यार आप तो बहुत बड़े तो पहुंच गए। मैंने कहा भाई पहुंचे तो आप ही के द्वारा पहुंचा हूं मैं।
यदि आपने मेरी समीक्षा नहीं की होती, आपने मेरे उस पे अपने विचार नहीं बताए होते, आलोचना नहीं की होती, तो आलोचना होना और सही कमियां निकालना भी जीवन में बहुत जरूरी है। यदि बिल्कुल। हमारे में कोई कमी है तो कोई बताने वाला तो होना चाहिए ना। तो आपको उसमें ऐसे घटनाओं से, ऐसे प्रतिक्रियाओं से डरना नहीं है। लेखक हो, कवि हो, या किसी भी फील्ड में हो, आप अपने काम को हमेशा एक गति में करते रहिए। ईश्वर का आपके ऊपर वरदस्त है, प्रभु बिल्कुल। का, बिल्कुल। तो आपका काम हमेशा आगे से आगे बढ़ेगा। सफलता असफलता आपके हाथ में नहीं है, अपना कर्म बिल्कुल। करते रहिए, यही गीता का सार है। बिल्कुल। बिल्कुल। बहुत ही जी एक सकारात्मक बात आपने कही। कमियां तो सब निकालेंगे ही, लेकिन आपको अपने काम में निरंतरता जो है वो चाहिए। जी बिल्कुल, हमें लगातार उसमें लगे रहना है, तभी हम उसमें सफल हो सकते हैं। और सफलता और असफलता से सब ईश्वर के हाथ है। हमें मेन जो है वो हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। तो जी। अगला प्रश्न भी आपकी साहित्यिक यात्रा से संबंधित ही है कि आपने अभी तक कभी ऐसा महसूस किया इस पूरी साहित्यिक यात्रा में कि मुझसे कुछ छूट गया? देखो, जीवन में ऐसे बहुत सारी घटनाएं घटती हैं जहां हम किसी कारणवश उस घटना को शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाए। हम्म। पर बहुत सी घटनाओं को हमने उसी वक्त लिख लिया, तो आज हम पीछे जब पृष्ठ पलटते हैं तो लगता है कि ये मैंने लिखी, कब लिखी। क्योंकि मैं तो दिन भर में 4 5 6 10 20 गीत लिख लेता हूं। तो मेरे पास तो डायरियों का अंबार है, और मेरे रचनाओं का कोई अनंत, मतलब जैसे कहते हैं ना, सागर की तरह है। मैं खुद को, मुझे पता नहीं कि कितनी लाखों लिख चुका मैं। जी। तो दरअसल क्या है कि हमें हमारे रचनाओं का जब भी कोई ध्यान आए, पिछले के पीछे पृष्ठों को पलटते हैं हम, तो हमें लगता है कि यार उस पल में यदि मैंने वो किया होता। अब जैसे आपको एक घटना बताऊं कि मैं उत्तराखंड में एक बहुत ऊंचे स्थान पे शिव जी का स्थान है, जैसे बोलते हैं तुंगनाथ। जी। वो वहां पे अक्सर लोग बहुत कम जा पाते हैं। वो चोपता से, ऊखीमठ से होते हुए ऊपर रास्ता है, और वहां पे राइट लाइट नहीं है। दिन दिन में ही जा सकता है। वहां पे अभी बर्फ है, अप्रैल में खुलता है वो। जी। तो मैं अकेला ही वहां पे ऊपर गया, किसी के साथ में गया था, तो वो तो नीचे रह गए, बुजुर्ग थे, और मैं ऊपर गया। वहां पे ऐसे दृश्य, यदि मैंने वो स्थान छोड़ दिया होता किसी कारणवश, कि नहीं दूर है, 3 घंटे लगेंगे, 4 घंटे लगेंगे, तो मैं जीवन में पुनः उस स्थान पे नहीं जा सकता था। तो मेरे मन में वो खटकता। इसी तरह की बहुत सारी चीजें हैं। हिमालय भी हमने माउंटेनिंग करी, बहुत सारी चीजें छूट भी गई, बहुत सारी चीजें हम फतेह भी कर पाए। तो उस सब के पीछे हमारा केवल पॉजिटिविटी, कि नहीं आज आए, आज कर लो, कल का कोई पता नहीं है। बिल्कुल। बिल्कुल। ये है, इसमें यही है कि जो हो जाए उसको कर लेना चाहिए, तुरंत कर लेना चाहिए उसको। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि फिर बाद में कोई अफसोस, कोई गिल्ट, कोई रिग्रेट जी नहीं जी रहेगा। जी जी और जी ये इस तरह का जो हमारा माइंड सेट है वो एक रिग्रेटलेस लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि आज की युवा पीढ़ी है, जो सही समय पर कदम ना उठाएं तो बाद में जो है अफसोस होता है, तनाव होता है, चिंताएं होती हैं, डिप्रेशन भी होता है। तो इन सबसे निजात अगर पानी है तो कहीं ना कहीं हमें तत्काल जो है उसके लिए कार्य करना होगा, बना कल पर टाले। तो बहुत ही यहाँ पे एक सुंदर। बात कहना चाहूंगा जी। आपके आगे से। मैं तो देखो कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, बैंक में, जी। रिजर्व बैंक जैसी अपेक्स इंस्टीट्यूशन में काम किया। जी। तो बहुत साल पहले मैंने एक इंग्लिश में कोटेशन पढ़ा था, वो यहाँ पे बहुत सटीक है। जी। यस्टरडे वाज ए कैंसिल्ड चेक। जो जी। निरस्त चेक होता है वो पुराना बीता हुआ समय है। उस जी। पे अफसोस जाहिर करने के लिए हमारे पास में, कुछ नहीं। प्रतिशोध जाहिर करने के लिए कोई समय नहीं होना चाहिए। हम्म। तो यस्टरडे वाज ए कैंसिल्ड चेक, लीव इट। टुमारो विल बी ए प्रोमिसरी नोट, फॉरगेट इट। कल ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूंगा। नोट पे लिखा बिल्कुल। रहता है ना, आई प्रोमिस टू प्रोमिसरी। पे। जी। जी। तो जी। कल क्या होने वाला है उसको भी आप भूल जाओ। जी। तो टुमारो विल बी ए प्रोमिसरी नोट, फॉरगेट इट। जी। टुडे इज रेडी कैश। आपकी जेब में जो कुछ भी है, वो आज है। एंड यूज इट। वो यूज ही इट। है आपका, वर्तमान बिल्कुल। में जिए आप। बहुत जी खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर बात आपने कही है। और हमारी युवा पीढ़ी को प्रेरणा लेने की बहुत ज़रूरत है आपसे और आपके विचारों से। और एक सकारात्मक जीवन जीने के लिए इस तरह के विचार, गीता के जो संदेश हैं उन पर चलना बहुत ज़रूरी है। और अब क्योंकि कार्यक्रम अंत की ओर बढ़ रहा है तो समय जो है हमारे पास सीमित है, तो अब हम चाहेंगे कि एक और कविता जो है, जो भी आपकी जी पंक्तियाँ आप कहना चाहें, जी हमारे दर्शकों को अपनी जो श्रीमुख से हमारे दर्शकों को सुनाएं। जी। तो ये भी एक गीत है, इसका शीर्षक है मन तो मन है। जी।
है मन तो मन नहीं माने कहना, और चले करता सदैव मन की अपनी। है मन तो मन नहीं माने कहना, और चले करता सदैव मन की अपनी। कभी ना बैठे ये एक पल चैन से यहाँ पे, और रहे घूमता करता मन अपनी मनमानी। है मन तो मन नहीं माने कहना, और चले करता सदैव मन की अपनी। सुने मन की सदा खूब सोचे विचारें, और फिर चले उस पे हम आगे बढ़ते। सुने मन की सदा खूब सोचे विचारे, और फिर चले उस पे हम आगे बढ़ते। कभी ना रखे अंधी श्रद्धा विश्वास मन पे, और करें वही जो हो यहाँ पसंद दिल से। है मन तो मन नहीं माने कहना, और चले करता सदैव मन की अपनी। मन है एक मस्त हाथी चले अपनी चाल, और लहराए निरंकुश होकर। मन है एक मस्त हाथी चले अपनी चाल, और लहराए निरंकुश होकर। लगाए चले इस पे ज्ञान का अंकुश, और बनाए रखे सदा धैर्य संतोष यहाँ पर। है मन तो मन नहीं माने कहना, और चले करता सदैव मन की अपनी। मन दाता मन लालची मन राजा ज्ञानी। मन दाता मन लालची मन राजा ज्ञानी, और रहा बना मन ही रंक। यदि मिल जाए इसे कोई यहाँ सद्गुरु, तो निश्चित होता चलेगा बदलेगा ये जीवन। है मन तो मन नहीं माने कहना, और चले करता सदैव मन की अपनी। लास्ट बंद है इसका। पंछी सा चले उड़ता मन ठहरे नहीं, और चले घूम आए ये दुनिया पूरी। पंछी सा चले उड़ता मन ठहरे नहीं, और चले घूम आए ये दुनिया पूरी। है बना मोह माया का दास मन, और रहा भागता दौड़ता जिंदगी सारी। है मन तो मन नहीं माने कहना, और चले करता सदैव मन की अपनी। कभी ना बैठे ये एक पल चैन से यहाँ पे, और रहे घूमता करता मन अपनी मनमानी। जी बिल्कुल, और बहुत सुंदर भाव आपने इस कविता में प्रस्तुत किए हैं। मन जो है, मुझे लगता है सारी जो समस्याओं की जड़ मन ही है।
और मन जी को अगर कंट्रोल में कर लिया जाए, उसकी मनमानी को अगर कंट्रोल में कर लिया जाए, तो कहीं ना कहीं इन समस्याओं का जो निवारण है वो करना आसान हो जाएगा। और जैसा कि आपने अपने पूरे साक्षात्कार में बताया ही है कि हम आध्यात्मिकता से ही अपने मन पर, इन इंद्रियों पर काबू कर सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर आपकी साहित्यिक यात्रा रही है, बहुत सुंदर संदेश आपने दिया है, बहुत सकारात्मक चर्चा रही है। हमारे व्यूअर्स जो हैं इससे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेंगे, ऐसी हमारी आशा है। तो अब अंत में मैं चाहूँगी कि हमारे व्यूअर्स जो हैं, जो भी हमारे दर्शक हैं, श्रोतागण हैं, जो इस समय देख और सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को, उनके लिए दो शब्द जो हैं वो आप कहें। जी, सभी समस्त गरिमा मंच से जुड़े हुए जो श्रोतागण हैं, मैं उनके लिए एक संदेश देना चाहूंगा कि अपने जीवन में पॉजिटिविटी को लाएं और उसके लिए हम अच्छे मोटिवेशनल विचारों को पढ़ें, सत्संग वाले किसी जगह पर जाएं और अच्छी पुस्तकों का सहारा लें। और अब पुस्तकें जरूर अपने घर में 2 4 5 पुस्तकें रखें, भले ही आपको पढ़ने का समय कम मिले, जी पर भविष्य में जब भी आपको समय मिले कोई भी पन्ना पलटें तो आपको उससे प्रेरणा मिलेगी और जी ये प्रेरणा ही आपको जीवन में आगे बढ़ने में सहायक होगी। तो मैं जी। चाहता हूं सभी सद साहित्य पढ़ें और अपना समय अधिक से अधिक इसमें निकालें। जी तो बहुत सुंदर संदेश आपने दिया है इस अपने पूरी साहित्यिक यात्रा की चर्चा करते हुए। बहुत अच्छी बातें आपने बताई, हमारे दर्शकों के लिए प्रेरणादायक है, आज की जो युवा पीढ़ी है उसके लिए प्रेरणास्पद है। तो मैं चाहूँगी कि हमारे जो दर्शक हैं, जो इस पूरे साक्षात्कार को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो इससे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखें और हमारे जो गीता है, जो संदेश उसमें दिया गया है, उसको ज़रूर अपने जीवन में फॉलो करें, अपने नित्य। बिल्कुल। ये जो ग्रंथ जो हैं वो मुझे लगता है कि हमारी एक युवा पीढ़ी में गलत संदेश है कि वृद्धावस्था में पढ़ेंगे। मुझे लगता है वृद्धावस्था में शायद उसकी उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें आज जो युवा अवस्था है, हमारे जो बच्चे हैं, हमें उनको पढ़ाने की और खुद भी पढ़ने की ज़रूरत है। तभी हम वृद्धावस्था तक एक सकारात्मक सोच के साथ, एक अच्छे जीवन के साथ आगे बढ़ सकते हैं। वृद्धावस्था में तो शायद हमें लगता है कि हमारी पीढ़ी उतनी जो है वो लायक रही नहीं जाएगी कि वो बाद में वो ग्रंथों का अध्ययन करें, और बाद में वो पढ़ के करना भी क्या है। जीवन की जटिलताएं तो हम युवावस्था में, प्रौढ़ावस्था में ही जो है फेस करते हैं। तो बहुत ही सुंदर संदेश जो है आपने साक्षात्कार के माध्यम से दिए हैं और हमारे दर्शक जो हैं इससे ज़रूर सीखेंगे और जो है अपने जीवन में बदलाव महसूस करेंगे। इसके साथ ही अब हम विदा लेते हैं। गीता की एक ही पंक्ति जो है वो बहुत प्रचलित है, तो वही मैं सबको बताना चाहूँगी कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो आज का संदेश यही है कि सिर्फ कर्म करने पर हमारा अधिकार है। कर्म करें, फल की चिंता करनी ही नहीं है। जैसा कि सर ने बोला भी है अपने साक्षात्कार में कि सफलता और असफलता वो सिर्फ भगवान पर है, वो भगवान पर छोड़ दीजिए। कर्म करने पर जो है अपना ध्यान रखिए। और जी अब मैं अपने दर्शकों बहुत से विदा लेना चाहूँगी अगले रविवार तक के लिए, जहाँ फिर से हाजिर होंगे एक जाने माने साहित्यकार के साथ, जिनके साथ हम चर्चा करेंगे उनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में। तब तक के लिए जी स्वस्थ बहुत रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। प्रणाम।